तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और अगर हम लोग बात करते हैं आज के अमेजिंग वर्सेस बैटल की, तो इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एरिस वर्सेस एमसीयू के थोर की। और हम लोग यहाँ पर जिस एरिस की बात करने वाले हैं वो है डीसीईयू का एरिस, और वहीं जिस थोर की हम लोग बात करने वाले हैं वो है एमसीयू का थोर, यानी कि उसके प्राइम वर्जन वाला थोर है, जो कि हम लोगों को इन्फिनिटी वॉर के अंदर देखने को मिला था। तो फिर चलो फटाफट से हम लोग हमारी इस अमेजिंग वर्सेस बैटल को कर लेते हैं स्टार्ट। एंड हम लोग सबसे पहले इनके थोड़े थोड़े ओरिजिन की बात कर लेते हैं, जिसमें अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं थोर की, तो फिर थोर हम लोगों को एमसीयू में काफी पहले से दिखता हुआ आ रहा है। अपना थोर एक एस्गार्डियन है, यानी कि उसके पास एस्गार्डियन फिजियोलॉजी है, और वो ओडिन का सेकंड चाइल्ड है, जिनसे तुम लोग समझ सकते हो कि उसका पोटेंशियल क्या होगा। इसी के साथ ही वो गॉड ऑफ थंडर है, यानी कि वो लाइटनिंग एंड वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है। उसकी एज 1500 सालों से भी ज्यादा है। और इसी के साथ ही थोर एक वॉरियर है, जिनसे तुम लोग समझ सकते हो कि थोर की स्किल्स, एक्सपीरियंस, उसका नॉलेज किस लेवल का होगा। और सेम यही चीजें हम लोगों को एमसीयू के अंदर देखने को भी मिली है। और इसी के साथ ही थोर को जो और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है वो है उसके वेपन्स। थोर के पास एस्गार्ड के सबसे पावरफुल वेपन्स है, और इन्हीं के अंदर निकल के आता है स्टॉर्म ब्रेकर, जो कि यूरो मेटल से बना हुआ है, जो कि एमसीयू का स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल भी माना जाता है, जिनके दम पे थोर कई सारी एबिलिटीज एक्स्ट्रा भी परफॉर्म कर सकता है। और अगर हम लोग बात करते हैं प्राइम एरिस की, तो फिर एरिस ज्यूस का चाइल्ड है, और अपने प्राइम में उसने कई सारी बैटल्स भी लड़ रखी है। और उसकी फर्स्ट अपीयरेंस हम लोगों ने देखी थी वंडर वुमन मूवी के अंदर, जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि वो ज्यूस के अगेंस्ट चला गया था, और उसके बाद उसने कई सारे ओल्ड गॉड्स को मार दिया था, जिसके बाद ज्यूस को उसके सामने आना पड़ा था। और एक तगड़ी बैटल के बाद ज्यूस ने उसको निकाल दिया था। उसके बाद वो काफी ज्यादा वीक हो गया था, और उसके बाद उसकी फाइट होती है वंडर वुमन के साथ, एंड एक तगड़ी बैटल के बाद वो इस फाइट के अंदर मारा जाता है। और इसी के साथ ही हम लोगों को उसकी एक और अपीयरेंस जस्टिस लीग मूवी के अंदर भी देखने को मिली थी, जहाँ पर वो ओल्ड गॉड्स के साथ मिलके यूक्सस के अगेंस्ट लड़ता है, और वहाँ पर वो यूक्सस को भी डिफीट कर देता है, जो कि उसके पोटेंशियल को दिखाता है। और अगर हम लोग बात करते हैं उसकी एबिलिटीज की, तो एरिस गॉड ऑफ वॉर है, यानी कि उसके पास सुपर ह्यूमन फिजिकल पावर्स तो मौजूद है, और इसी के साथ ही उसके पास और भी कई सारी एक्स्ट्रा एबिलिटीज है, जो कि हम लोगों को वंडर वुमन मूवी के अंदर देखने को मिला था। तो ये तो बात होगी दोनों ही कैरेक्टर्स के ओरिजिन की। अब हम लोग बात कर लेते हैं पावर्स एंड एबिलिटीज की, यानी कि किसके पास ज्यादा एबिलिटीज है। तो फिर इस मामले में देखा जाए तो फिर ऑब्वियस सी बात है, एरिस के पास थोर के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा एबिलिटीज मौजूद है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि कैसे, तो फिर देखो थोर के पास कुछ गिनी चुनी एबिलिटीज मौजूद है, जिसके अंदर तुम लोग ऐड कर सकते हो एस्गार्डियन फिजियोलॉजी, यानी कि उसके पास सुपर ह्यूमन फिजिकल पावर्स है। एंड इनके अलावा वो गॉड ऑफ थंडर है, तो फिर वो लाइटनिंग एंड वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है। इसी के साथ ही उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर है, जिसके दम पे वो बाइफ्रॉस्ट को समन कर सकता है, यानी कि उसके पास टेलीपोर्टेशन की एबिलिटीज है, प्लस वो स्टॉर्म ब्रेकर के साथ फ्लाई कर सकता है, यानी कि उसके पास कुछ गिनी चुनी एबिलिटीज मौजूद है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं एरिस की, तो फिर एरिस के पास भी गॉडली सुपर ह्यूमन फिजियोलॉजी है। इसी के साथ ही एरिस के पास टेलीकिनेसिस प्लस टेलीपैथी जैसी कमाल की सुपर पावर्स भी है, जिनके दम पे वो ह्यूमंस को कंट्रोल कर पा रहा था। और इसी के साथ ही वंडर वुमन के ऊपर काफी लार्ज एरिया भी फेंक के मार चुका है। और इनके अलावा उसके पास हर टाइप की मैनिपुलेशंस भी है, यानी कि वो मैटर को भी मैनिपुलेट कर सकता है, जिसके दम पे वो हवा में ही वेपन्स को भी क्रिएट कर चुका है। देन ये कैरेक्टर फ्लाई भी कर सकता है, और ओल्ड गॉड्स के वेपन्स को मैनिपुलेट भी कर सकता है। और ये कैरेक्टर खुद को इनविजिबल भी कर सकता है। उसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर भी है, और ये कुछ हद तक अर्थ के ऊपर एक ओमनी बीइंग की तरह वर्क करता है, यानी कि ये कहीं पर भी आ जा सकता है। और अगर ये भी तुम लोगों को कम लग रहा है, तो फिर ये कैरेक्टर ओल्ड गॉड्स की पावर्स को भी समन कर सकता है, जो कि इसको एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। यानी कि यहाँ पर एरिस के पास ज्यादा एबिलिटीज देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि किसकी एबिलिटी ज्यादा बड़े लेवल पे वर्क करती है, तो फिर हम लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इन दोनों के फीट्स क्या क्या है। जिसमें अगर हम लोग बात करते हैं थोर की, तो फिर थोर अपने लाइटनिंग के दम पे सोकोविया सिटी को डिस्ट्रॉय कर चुका है, कई सारे कैरेक्टर्स को अच्छी खासी टक्कर दे चुका है, हेलाक को भी कुछ हद तक नॉकआउट कर चुका है। एंड और भी ऐसे ही छोटे मोटे फीट्स हम लोगों ने थोर की लाइटनिंग के देखे हैं। इसी के साथ ही थोर अपने स्टॉर्म ब्रेकर के दम पे स्ट्रीट लेवल पे डिस्ट्रक्शन कर चुका है, और थोर अपने स्टॉर्म ब्रेकर के दम पे इन्फिनिटी स्टोन्स को भी कुछ हद तक ओवर पावर कर चुका है, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बात किया। तुम लोग जाके देख सकते हो कि ये वाली फीट कितनी ज्यादा बड़ी होंगी। एंड अगर ओवरऑल बताऊं, तो फिर थोर अपने लाइटनिंग के दम पे और अपने वेपन्स के दम पे सिटी लेवल पे ही डिस्ट्रक्शन करते हुए हम लोगों को देखा है, और मे भी वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ कंट्री लेवल पे भी चला जाए। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं एरिस की, तो एरिस के पास है टेलीकिनेसिस प्लस टेलीपैथी, जिनको वो प्लेनेटरी लेवल पे भी यूज करता है। वो अपनी टेलीकिनेसिस के दम पे सारे ह्यूमंस को कंट्रोल कर सकता है, और उनको मैनिपुलेट भी कर पाया था। और वो अपनी वीकेस्ट फॉर्म में अपनी टेलीपैथी के दम पे एक लार्ज एरिया को हवा में उठा चुका है, और दूसरे हाथ से वंडर वुमन को भी ओवर पावर कर रहा था, जो कि उसके पोटेंशियल को दिखाता है, क्योंकि वो उस टाइम पे अपनी वीकेस्ट फॉर्म में था। प्लस वो काफी ज्यादा ओवर पावर्ड वेपन्स को भी क्रिएट कर चुका है, जहाँ पर हम लोग देख चुके हैं उसके वेपन्स काफी आसानी से ओल्ड गॉड्स के वेपन्स को मैच कर रहे थे अपनी वीकेस्ट फॉर्म में भी। वहीं हम लोगों ने यूक्सस के अगेंस्ट देखा कि उसका वेपन इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी एक स्ट्राइक इनफ थी यूक्सस के वेपन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। एंड यूक्सस का वेपन इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने एक सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, यानी कि उसकी खुद की टफनेस अबव सिटी लेवल की तो होगी ही होगी। और इसी के साथ ही हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि उस वेपन ने ज्यूस की लाइटनिंग तक को सर्वाइव कर लिया था,
एंड जो सेम ज्यूस की लाइटनिंग है वो काफी आसानी से तीनों मदर बॉक्सेस को सेपरेट कर पाई थी। प्लस सेम मदर बॉक्सेस को सेपरेट करने में सुपरमैन को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी थी। यानी कि उस बेस पे देखा जाए तो फिर इस स्ट्राइक को तुम लोग मल्टी प्लैनेटरी लेवल के भी ऊपर स्केल कर सकते हो, जो कि शो करता है उसके वेपन्स कितने ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ ही उसके पास मैटर मैनिपुलेशन की एबिलिटी है, जिसके दम पे वो कई सारे वेपन्स को क्रिएट कर सकता है। और इसी के साथ ही उसके पास ओल्ड गॉड्स की पावर्स भी है, यानी कि वो उनको समन कर सकता है। जिस बेस पे देखा जाए तो उसका पोटेंशियल और लेवल है थोर के मुकाबले तो कहीं गुना ज्यादा ऊपर है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि ज्यूस की लाइटनिंग तीनों मदर बॉक्सेस को सेपरेट कर पाई थी। एंड तीनों मदर बॉक्सेस को सेपरेट करने के लिए सुपरमैन को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी थी। एंड DCU का सुपरमैन कितना ज्यादा ओवर पावर्ड है मैंने तुम लोगों को कई सारी वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है। यानी उस बेस पे देखा जाए तो फिर इसकी एबिलिटीज काफी आसानी से मल्टी प्लैनेटरी टू सोलर सिस्टम लेवल पे भी वर्क करती है। यानी कि हम लोग यहाँ पर टेक्निकली देखें तो फिर एरिस के पास ज्यादा ग्रेटर एबिलिटीज है, प्लस है उसकी एबिलिटी ज्यादा बड़े लेवल पे भी स्केल करती है। और इसी के साथ ही हम लोग यहाँ पर एरिस को ज्यादा पावरफुल भी कंसिडर कर सकते हैं। और पोटेंशियल वाइज भी यहाँ पर एरिस का पोटेंशियल थोर के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा ऊपर है, जो कि मैं तुम लोगों को अभी भी एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ उसकी एबिलिटीज कितनी ज्यादा अबव लेवल पे वर्क करती हैं। क्योंकि जो थोर का MCU के अंदर लेवल है उसको तुम लोग ज्यादा से ज्यादा प्लैनेटरी लेवल पे ही कंसिडर कर सकते हो, बट वहीं एरिस का जो लेवल है वो काफी आसानी से सुपरमैन के भी ऊपर स्केल करता है। एंड DCU का सुपरमैन काफी ज्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर निकल के आता है। लेकिन एबिलिटीज या फिर पावरफुल होने से कुछ नहीं होता है, एक फाइट के अंदर फिजिकल पावर्स भी मायने रखती है। और अब हम लोग देख लेते हैं कि इन दोनों में से फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड फास्ट कौन है। तो फिर चलो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ की, इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। जिसमें अगर हम लोग बात करते हैं थोर की तो फिर नो डाउट थोर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। उसने फिजिकली हल्क को मैच किया है और इसी के साथ ही पूरी सोकोविया सिटी को एक हीट में अपनी लाइटनिंग के दम पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और मैं यहाँ पर उसकी फाइनल स्ट्रेंथ फीट को लूंगा जहाँ पर उसने निडावेलियर की रिंग्स को मूव किया था। और अगर हम लोग टेक्निकली रिंग्स को देखें तो फिर रिंग्स का साइज किसी छोटी सिटी जितना तो होगा ही होगा। और तुम लोग गूगल पे भी जाके देख सकते हो कि इनका साइज कितना होगा। लेकिन तुम लोग इनको देखोगे तो फिर इनका 90% पार्ट ऑलमोस्ट खाली था। तो फिर इनके साइज को हम लोग टाउन लेवल पे बोल सकते हैं, यानी कि रिंग्स के वेट को हम लोग अबव सिटी लेवल पे बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं एरिस की तो फिर एरिस के पास कोई ऐसी स्ट्रेंथ फीट्स नहीं है। हम लोग बोल सकते हैं कि उसने वंडर वुमन को अच्छी खासी टक्कर दिया एंड फिजिकली उसको ओवर पावर भी कर रहा था। एंड सेम वंडर वुमन उस टाइम पे अपनी फुल पोटेंशियल में थी, वहीं पे एरिस अपनी वीकेस्ट फॉर्म में था। एंड जो वंडर वुमन है वो अपने होल्ड बैक स्टेज में भी सुपरमैन को अच्छी खासी टक्कर दे रही थी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वीकेस्ट वर्जन ऑफ एरिस भी काफी ज्यादा पावरफुल तो होगा। लेकिन अगर हम लोग इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ फीट को लेते हैं तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इसने ज्यूस को अच्छी खासी टक्कर दी है और इसने ऑलमोस्ट सारे ग्रीक गॉड्स को मार दिया था। वेल अब बात निकल के आती है कि जो ग्रीक गॉड्स है वो कितने ज्यादा पावरफुल है DCEU के अंदर। तो हम लोग सबसे पहले ज्यूस को साइड कर देते हैं। इनके अलावा अगर हम लोग अदर ओल्ड गॉड्स की पावर्स की बात करते हैं तो जो DCEU के सारे ओल्ड गॉड्स हैं उनके पास अपनी स्पेशल पावर्स होती हैं, बट इनके अलावा हर एक गॉड के पास क्रिएशन की पावर है। यानी कि जितने भी ओल्ड गॉड्स हैं वो मैटर को क्रिएट कर सकते हैं और मास लेवल पे क्रिएशन भी कर सकते हैं। वेल ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ तो फिर मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब DCEU के अंदर इसके बहुत ही कम उदाहरण हम लोगों को देखने को मिलेंगे, बट फिर भी मैं तुम लोगों को एक पॉपुलर एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो तुम लोगों को पोसाइडन के बारे में तो पता ही होगा। एंड जो DCEU का पोसाइडन है उसने क्रिएट किया है एटलांटियन स्टील, जिसके दम पे एटलांटियंस ने क्रिएट किया था ट्राइडेंट। एंड जो DCEU का ट्राइडेंट है उसके पास इन्फिनाइट लेवल पे एनर्जी को क्रिएट करने की पावर है। यानी कि इस वेपन का जो लेवल है उसको तुम लोग इन्फिनाइट लेवल पे भी बोल सकते हो। इसके पास इन्फिनाइट लेवल की एनर्जी मौजूद है। तो फिर इसी बात से तुम लोग समझ सकते हो कि जो पोसाइडन है उसकी क्रिएशन की पावर ही इतनी ज्यादा ओपी लेवल की है। तो फिर तुम लोग इमेजिन करो कि जो उससे ज्यादा पावरफुल गॉड्स है लाइक ज्यूस, तो फिर उनका लेवल क्या होगा। एंड जो एरिस है उसने सारे ओल्ड गॉड्स को डिफीट किया है। यानी कि टेक्निकली देखा जाए फिर एरिस का जो लेवल है वो भी काफी ज्यादा अबव है। क्योंकि तुम लोग इन्फिनिटी का मतलब क्या निकालना चाहोगे तुम लोग खुद ही निकाल सकते हो। यानी कि उस बेस पे देखा जाए तो फिर हम लोग एरिस को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं। बट अगर हम लोग इसके एक प्रॉपर फीट की बात करें तो फिर एरिस ने अपनी एक ही स्ट्राइक में यूक्सस के वेपन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड ये फीट कितनी ज्यादा बड़ी है मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रखा है। तो फिर उस बेस पे देखा जाए तो फिर आई थिंक एरिस यहाँ पर थोर के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कंसिडर किया जा सकता है। अब एरिस के पास कोई बेटर लिफ्टिंग स्ट्रेंथ तो नहीं है, बट आई थिंक स्ट्राइकिंग स्ट्रेंथ के मामले में वो थोर के मुकाबले काफी गुना ज्यादा आगे निकल के आता है। और अगर हम लोग बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की तो फिर थोर ने काफी ज्यादा ओवर पावर्ड अटैक्स झेल रखे हैं, बट उसकी जो सबसे बड़ी फीट है उसको अगर हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं तो फिर थोर ने न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को सर्वाइव कर रखा है। बेसिकली वो उसको सर्वाइव नहीं कर पाया था, बट स्टिल वो उस न्यूट्रॉन स्टार के आगे 1 मिनट तक खड़ा रहा था। और ये बात मैं भी मानता हूँ कि ये वाली फीट काफी बार डिबंक हो चुकी है। कई सारे क्रिएटर्स ने इस न्यूट्रॉन स्टार को एक फेक न्यूट्रॉन स्टार भी बोल रखा है, बट स्टिल अगर हम लोग इसको एक नॉर्मल न्यूट्रॉन स्टार भी बोलते हैं तो भी ये फीट काफी आसानी से अबव प्लैनेटरी लेवल की मानी जा सकती है। और अब आई नो बहुत से लोग यहाँ पर पावर स्टोन वाली फीट को भी ऐड करेंगे, बट देखो ये वाली फीट एकदम बकवास फीट है थोर की जो सबसे बेस्ट फीट है MCU के अंदर, उसको मैं यहाँ पर न्यूट्रॉन स्टार वाली फीट ही मानता हूँ। लेकिन अगर हम
हम लोग बात करते हैं एरिस की, तो फिर एरिस के पास तो यहाँ पर कोई भी फिट नहीं निकल के आती है। एरिस की ड्यूरेबिलिटी किस लेवल की होगी। बट अगेन अगर हम लोग यहाँ पर टेक्निकली देखें तो फिर उसने जो उसकी लाइटनिंग को सर्वाइव कर रखा है, उसकी एक ही लाइटनिंग सुपरमैन की फुल पोटेंशियल के इक्वल है। और जहां तक मुझे लगता है ये इकलौती बात ही आई थिंक प्रूव करने के लिए काफी होगी कि DCEU का एरिस का लेवल सोलर सिस्टम लेवल तक भी जाता है ड्यूरेबिलिटी के मामले में। क्योंकि तुम लोग खुद ही अंदाजा लगा के देखो DCEU के सुपरमैन का फुल पोटेंशियल है, इसका मतलब क्या हो सकता है तुम लोग एक बार अंदाजा लगाओ। तो फिर उस बेस पे आई थिंक मेरे हिसाब से एरिस की ड्यूरेबिलिटी का लेवल थोर के मुकाबले काफी ज्यादा है। और सेम चीज मैं यहाँ पे स्पीड के बारे में भी बोलूंगा, क्योंकि नो डाउट थोर के पास बेटर ट्रेवलिंग स्पीड होगी। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं एजिलिटी, फाइटिंग स्पीड या फिर रिफ्लेक्सेस की, तो फिर यहाँ पर कभी भी थोर एरिस को मैच नहीं कर सकता है। बिकॉज DCEU का एरिस फाइट कर चुका है वंडर वुमन के साथ, और वो भी अपनी वीकेस्ट फॉर्म में, और उस फॉर्म में वो काफी आसानी से वंडर वुमन को मैच कर रहा था। और मुझे पता है कुछ लोग यहाँ पर लेजर वाला एग्जाम्पल ऐड करने की कोशिश करेंगे, तो फिर देखो सेम अगर एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर ऐड करने बैठा तो भी मैं यहाँ पर प्रूव कर सकता हूँ कि एरिस थोर के मुकाबले काफी ज्यादा फास्ट है। तो फिर यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि मुझे टाइम वेस्ट करने की जरूरत होगी। तुम लोग जाके मेरे ओल्ड वीडियो चेक कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर फिजिकल पावर्स के मामले में भी एरिस काफी ज्यादा आगे निकल के आता है अपने MCU के थोर से। और अगर हम लोग बात करते हैं एक्सपीरियंस की, स्किल्स की, तो फिर इनमें भी आई थिंक एरिस काफी ज्यादा आगे होना चाहिए, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस तो ऑब्वियस सी बात थोर के मुकाबले काफी ज्यादा है। लेकिन अगर मैं तुम लोगों को अपना ओपिनियन बताऊं तो फिर एट द एंड इस फाइट के अंदर एरिस थोर को काफी आसानी से डिफीट कर सकता है। अब आई नो बहुत से लोग इस बात को एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे, बट हाँ जो प्राइम एरिस का वर्जन है वो काफी आसानी से थोर को डिफीट कर सकता है। लेकिन जो वीकेस्ट वर्जन ऑफ एरिस है जो कि वंडर वुमन के साथ लड़ा था, वो आई थिंक थोर को डिफीट नहीं कर सकता है। तब भी हाँ बैटल अच्छी खासी चलेगी, क्योंकि इतना वीक होने के बाद भी एरिस वंडर वुमन को अच्छी खासी टक्कर दे रहा था। और वंडर वुमन को एरिस को डिफीट करने के लिए अपना फुल पोटेंशियल यूज करना पड़ा था, प्लस से उसको ज्यूस की तरफ से एक पावर अपग्रेड भी मिला था। और हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि वहाँ पर प्लॉट की डिमांड भी वही थी, क्योंकि वहाँ पर एरिस की किस्मत ही ऐसी थी कि गॉड किलर ही उसको मार सकती है। तो फिर उस बेस पे भी वंडर वुमन एरिस को बीट कर पाई थी। यानी कि टेक्निकली देखा जाए तो फिर वंडर वुमन की इतनी औकात थी नहीं कि वो कभी भी वीकेस्ट वर्जन ऑफ एरिस को भी डिफीट कर पाए। तो फिर तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि जो वीकेस्ट वर्जन ऑफ एरिस है वो भी थोर को अच्छी खासी टक्कर देगा। और एट द एंड वहां पर थोर बेशक जीत जाए, बट वो तगड़ी बैटल होगी। लेकिन अगर वो अपने प्राइम वर्जन में हुआ तो फिर थोर की इतनी औकात नहीं कि वो कभी भी एरिस को बीट कर सकता है। तब तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग कमेंट्स के अंदर बताओ। और अगर मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट मिस कर दिया हो या फिर मैंने किसी चीज को ऐड नहीं किया हो तो भी तुम लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। लेकिन अगर तुम लोगों को आज की वर्सेस बैटल पसंद आई है तो फिर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तुम लोगों का काम है। और आज की इस अमेजिंग वर्सेस बैटल में बस इतना ही। मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय।